दोस्तों, मूवीज आपको ना विलेन दिखाती है, लेकिन असली विलेन के पीछे की कहानी नहीं बताती। आज धुरंधर ने थिएटर्स में आग लगा रखी है। एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस और वो इलीगल पैसे का एक अनसीन वर्ल्ड। लोग थिएटर से बाहर निकलकर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, यार क्या स्टोरी थी। डायरेक्टर ने तो पूरा सच दिखा दिया। अंडरवर्ल्ड, आईएसआई, फेक करेंसी, सब कुछ बस दाऊद रह गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वो मूवी बस एक ट्रेलर था, अगर मैं आपसे कहूं कि पर्दे पर जो आपने देखा वो उस असली कहानी का 10% भी नहीं है जो रियलिटी में हुई थी, क्योंकि ये कहानी किसी फिल्मी विलेन की नहीं है। ये कहानी है खनानी ब्रदर्स की, अल्ताफ और जावेद खनानी की, जिसे आपने फिल्म धुरंधर में भी देखा होगा। वही जो रहमान डकैत को इलियास कश्मीरी से मिलवाता है, वही खनानी ब्रदर्स जो असल जिंदगी में दाऊद के साथ मिलकर फेक करेंसी का पूरा कार्टेल चलाता था। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा एम्पायर जो बैंक के बिना $40 बिलियन, जी हां 40 करोड़ नहीं, $40 बिलियन इधर से उधर कर देता था, लाखों करोड़ रुपए। एक ऐसा नेटवर्क जो न्यूयॉर्क की हाई राइज बिल्डिंग से लेकर मुंबई की सड़कों तक और दुबई के शेख से लेकर अफगानिस्तान के टेरर कैंप तक फैला हुआ था। वो नाम जिन्होंने साउथ एशिया की इकोनॉमी को हिला दिया, जिन्होंने 1993 मुंबई ब्लास्ट से लेकर 26/11 के अटैक तक के लिए पैसा सप्लाई किया और जिनका एंड किसी मिस्ट्री थ्रिलर से कम नहीं है। आज हम उस शैडो वर्ल्ड का दरवाजा खोलेंगे जिसे हवाला कहते हैं। आज हम जानेंगे धुरंधर के पीछे छिपे उस असली चेहरे को जिनके हाथ खून और नोट दोनों से रंगे थे। हेलो, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू द डार्क स्टोरी ऑफ द खनानी ब्रदर्स। इस कहानी की शुरुआत किसी फैंसी ऑफिस में नहीं, बल्कि 1947 के उस दर्दनाक दौर में होती है जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। पार्टीशन सिर्फ जमीन का नहीं था, दो दिलों और बिजनेसेस का भी बंटवारा था। गुजरात के मेमन कम्युनिटी के ट्रेडर्स जो सदियों से बिजनेस में माहिर थे, वो सब कुछ छोड़कर कराची पाकिस्तान पहुंचे। उनमें से एक परिवार था खनानी फैमिली। इमेजिन कीजिए, उस वक्त का कराची, रेफ्यूजी कैंप की भीड़, नए देश में सर्वाइवल की जंग और जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं। इस केओस में 1961 में जन्म होता है दो जुड़वा भाई का, अल्ताफ और जावेद। इनके पिता अब्दुल सत्तार खनानी कोई बिजनेस टाइकून नहीं थे। वो कराची के बोल्टन मार्केट में सड़क किनारे बैठकर करेंसी बदलने का काम करते थे। पैसों का एक्सचेंज जो होता है ना, एक करेंसी से दूसरे करेंसी में, वो सोचिए जरा, धूप में खड़े होकर आने जाने वालों से चिल्लर इकट्ठा करना, डॉलर के बदले रुपए देना, पाकिस्तानी रुपए। अल्ताफ और जावेद ने अपना बचपन इसी मार्केट की धूल और शोर के बीच बिताया। उन्होंने वहीं से सीखा, पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, पैसा पावर है, पैसा सर्वाइवल है। मेमन कम्युनिटी में एक बात खास होती है, ट्रस्ट, जुबान की कीमत। इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है कि अगर एक मेमन कराची में बैठकर फोन पे बोल दे कि दुबई में पेमेंट कर दो, तो वो पेमेंट हो जाती है, बिना किसी बैंक के, बिना किसी पेपर वर्क के। इसे कहते हैं हवाला। और यही हवाला खनानी ब्रदर्स का ब्रह्मास्त्र बनने वाला था। उन्होंने देखा कि उनके पिता जो है वो चिल्लर कमा रहे हैं, लेकिन असली पैसा तो बॉर्डर के उस पार ट्रेड करने में है। 1980s का टाइम था, पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक का राज था, वही ब्लीड इंडिया 1000 कट का डॉक्टरीन देने वाले। अफगानिस्तान में जिहाद चल रहा था और गल्फ कंट्रीज जैसे दुबई और सऊदी में तेल का पैसा उबल रहा था। हजारों पाकिस्तानी मजदूर गल्फ जा रहे थे और उन्हें पैसा घर भेजना था। बैंक स्लो थे, टैक्सेस ज्यादा थे। खनानी ब्रदर्स ने मार्केट में कदम रखा और कहा, हम बैंक से तेज हैं, हम बैंक से सस्ते भी हैं। और बस यहां से शुरू हुआ खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल का सफर, जिसे शॉर्ट में KKI भी कहते हैं। एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ धंधा जो जल्द ही एक ग्लोबल एम्पायर बनने वाला था। इसे याद रखिए, हर बड़ा क्रिमिनल इंटरप्राइज पहले एक
कन्वीनियंस यानी सुविधा बनकर ही शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये हवाला आखिर काम कैसे करता है? $40 बिलियन बिना बैंक के कैसे घूम गए एक देश से दूसरे देश में? अब इसे समझना जरूरी है, क्योंकि यही वो सिस्टम है जिसने दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज को सालों तक चक्कर में डाल रखा था। हवाला का मतलब होता है ट्रांसफर या ट्रस्ट। मान लीजिए आप कराची में हैं और आपको दुबई में पैसा भेजना है। आप बैंक नहीं जाते हैं, आप जावेद खनानी के ऑफिस में जाते हैं। आप उसे 1 लाख रुपये कैश दे देते हैं, लेकिन जावेद बदले में आपको कोई रिसिप्ट नहीं देता है। वो बस एक कोड देता है, जैसे एक 10 का नोट जिसका सीरियल नंबर मैच होना चाहिए, या कोई कोड वर्ड लाइक व्हाइट पिजन। जावेद तुरंत दुबई में बैठे अपने भाई अल्ताफ को फोन करता है। अल्ताफ वहां दुबई में आपके आदमी को कोड बताने पर वो कैश दे देता है। फिजिकल पैसा बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ, नो कस्टम, नो ऑडिट ट्रेल, नो टैक्स। कराची का पैसा कराची में रहा, दुबई का पैसा दुबई में। बाद में ये ब्रोकर्स आपस में हिसाब सेट कर लेते हैं। बदले में उनका कोई पैसा अगर कराची में घुमाना हो तो वो इधर घुमा देते हैं। और कभी कभी ये पैसा गोल्ड स्मगलिंग के जरिए, तो कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वॉल्व्स को मैनिपुलेट करके भी घुमाया जाता है। खनानी ब्रदर्स ने इस सदियों पुराने सिस्टम को कॉरपोरेट बना दिया। उन्होंने खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल को 1992 में ऑफिशियली लॉन्च किया। 100 से ज्यादा ब्रांचेज फ्रेंचाइजी पूरे दुनिया में खोले गए। टोरंटो, न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, सब जगह जहां वो खोल सकते थे। देखने में वो एकदम लेजिमेट मनी एक्सचेंज कंपनी की तरह थे। सूट पहने हुए एम्प्लॉइज, कंप्यूटर्स, ग्लास ऑफिस, सब कुछ बिल्कुल कॉरपोरेट स्टाइल। लेकिन पर्दे के पीछे चल रही थी एक अलग दुनिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लेजर। क्लीन पैसा व्हाइट लेजर में, और ड्रग कार्टेल और टेररिस्ट का पैसा ब्लैक लेजर में। बाय लेट 90s ये लोग पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज का 40% कंट्रोल कर रहे थे। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी एक पूरे देश की इकोनॉमी का 40% कंट्रोल कर रही थी। पाकिस्तान की सरकार, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स सब इनकी जेब में थे, क्योंकि सबका काला धन यही लोग सफेद कर रहे थे। साइमा ट्रेड टावर कराची, ये बिल्डिंग KKI का हेडक्वार्टर थी। यहाँ के कॉरिडोर्स में सिर्फ नोट नहीं गिने जाते थे, यहाँ मुल्कों की किस्मत लिखी जा रही थी। और यही वो जगह थी जहां क्राइम और टेरर का सबसे बड़ा गठजोड़ तैयार हो रहा था, एक नेक्सस। अब कहानी एक डार्क टर्न लेती है। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन जब पैसा खून से रंग जाए तो पाप बन जाता है। खनानी ब्रदर्स सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे। पार्टीशन के दर्द उनके अंदर इंडिया के खिलाफ एक ऐसी नफरत भर दी थी जिसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने बखूबी इस्तेमाल किया। यह एंट्री होती है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद कराची भाग गया। वहां उसे रहने के लिए, ऑपरेट करने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना पैसा घुमाने के लिए एक रिलायबल नेटवर्क चाहिए था। अल्ताफ और जावेद खनानी दाऊद के फाइनेंशियल आर्किटेक्ट बन गए। डिक्लासिफाइड US इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की माने तो खनानी नेटवर्क ने लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी फंडिंग प्रोवाइड की थी। याद है 26 नवंबर 2008 यानी कि 26/11 मुंबई अटैक। हर तरफ गोलियों की आवाज, बम के धमाके, आग की लपटें, यही सब थी। चीख थी, लोग चिल्ला रहे थे। कसाब और उसके साथियों के पास जो GPS डिवाइस थे, वो VoIP फोन्स यूज हो रहे थे, वो वेपन्स खरीदे गए थे, उन सब का पैसा कहाँ से आया था? इन्वेस्टिगेशंस में ये बात साफ हुई थी कि KKI के हवाला चैनल के थ्रू पैसा घुमाया गया ताकि सीधा लिंक न मिले। KKI ने सिर्फ पैसा ट्रांसफर नहीं किया, उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश भी की, फेक इंडियन करेंसी नोट के जरिए। लाहौर और पेशावर की प्रिंटिंग प्रेसेस में ISI नकली भारतीय नोट छपवाती थी। ये नोट दिखने में इतने असली होते थे कि पहचानना भी मुश्किल था। आपने धुरंधर मूवी में वो सीन जरूर देखा होगा जहां इस बात को दिखाया गया है। इन नोट्स को खनानी नेटवर्क के जरिए नेपाल, बांग्लादेश और दुबई के रास्ते इंडिया में पंप किया जाता था। मकसद साफ था, इंडिया को इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करना।
जब आप किसी दुश्मन को बॉर्डर पर नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय सेना के सामने वो टिकते नहीं हैं, तो आप उसकी करेंसी को बर्बाद कर देते हैं। खनानी ब्रदर्स इस इकोनॉमिक जिहाद के सबसे बड़े सिपाही थे। उन्होंने ड्रग कार्टेल के साथ भी हाथ मिलाया। मैक्सिकन सिनलाओ कार्टेल का कोकेन का पैसा, तालिबान का हेरोइन का पैसा सब KKI की लॉन्ड्री मशीन में धुलकर सफेद हो रहा था। इन्होंने धंधे को धर्म और देशभक्ति के नारे के पीछे छुपा लिया, लेकिन कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता जरूर है, और इनका घड़ा अब छलकने वाला था। साल 2014-15 अल्ताफ खनानी अब दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर बन चुका था। वो खुद को अनटचेबल समझता था, जिसे कोई छू नहीं सकता है, कानून उसे पकड़ नहीं सकती है। दुबई के हाई सिक्योरिटी जोन्स में रहता था। वो इनक्रिप्टेड ब्लैकबेरी फोन यूज करता था और कभी एक जगह नहीं टिकता था। US ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे DEA भी कहते हैं, और ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस सालों से इसके पीछे थी, लेकिन अल्ताफ घोस्ट था। उसके खिलाफ सबूत मिलना नामुमकिन था, क्योंकि हवाला का कोई पेपर ट्रेल नहीं होता है। तो एजेंसी ने सोचा, अगर हम इसे ढूंढ नहीं सकते, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा सकते, तो इसे हम अपने पास ही बुलाएंगे, खुद सबूत लेकर। एक प्लान बना, एक क्लासिक हॉलीवुड स्टाइल ट्रैप। DEA के एजेंट्स ने अंडरकवर बनकर अल्ताफ को कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि एक बड़े ड्रग कार्टेल के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उन्हें गंदे पैसे को सफेद करना है, ब्लैक टू व्हाइट। इसके बाद अंडरकवर एजेंट अल्ताफ से कहता है, लिसन अल्ताफ, हमारे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स है कोकीन के बिजनेस से, हम चाहते हैं कि तुम इसे क्लीन कर दो हमारे लिए। इस पर अल्ताफ भी जवाब देता है, डोंट वरी, आई कैन मूव एनीथिंग एनीवेयर, तुम बस कैश भेजो। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एजेंट्स ने सच में $1 मिलियन कैश अल्ताफ के नेटवर्क में डाला। अल्ताफ ने मिनटों में वो पैसा दुनिया के दूसरे कोने में क्लीन करके निकाल दिया। DEA हैरान थी। इस आदमी की इफिशियंसी कमाल की थी, लेकिन अल्ताफ शातिर था। वो दुबई से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। उसे पता था यहाँ से बाहर निकलने का मतलब मौत ही है। तो एजेंसी ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया, ग्रीड और एक्सपेंशन। उन्होंने अल्ताफ से कहा, हमारे पास बिजनेस बहुत बड़ा है, हम फोन पर बातचीत नहीं कर सकते हैं, हमें फेस टू फेस मिलना होगा। हम तुम्हें नए क्लाइंट्स देंगे, न्यू टेरिटरीज देंगे, तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। मीटिंग फिक्स हुई पनामा में। सितंबर 11, 2015। अल्ताफ को लगा पनामा सेफ है। उसको लगा एक नए बिजनेस डील के लिए जा रहा है जो उसे और अमीर बना देगी। इसलिए अल्ताफ खनानी फ्लाइट लेकर पनामा लैंड करता है। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और होटल की तरफ बढ़ता है। उसके दिमाग में शायद ये चल रहा होगा कि इस डील के बाद साउथ अमेरिका का पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगा। लेकिन इधर जब वो होटल की लॉबी में पहुंचा, USDE के वो एजेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने अल्ताफ के वहां पहुंचते ही कहा, अल्ताफ खनानी, यू आर अंडर अरेस्ट। उसके आंखों में वो खौफ। सोचिए एक बार, वो आदमी जो $40 बिलियन का मालिक था, जो गवर्नमेंट को गिरा सकता था, वो एक पल में बेबस हो गया। इसके बाद उसको US एक्सट्राडाइट किया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसका नेटवर्क इतना कॉम्प्लेक्स था कि उसका पूरा मैप देखकर इन्वेस्टिगेटर्स का भी सिर घूम गया। अब यहाँ शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो 2015 में 11 सितंबर को गिरफ्तार हुआ, यानी 9/11। जस्ट नोटिस द आयरनी ऑफ द डेट। खैर, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी यहाँ अभी खत्म नहीं हुई है। अल्ताफ तो पकड़ा गया, लेकिन उसका भाई जावेद अभी भी कराची में था, और असली थ्रिलर तो अब कराची में शुरू होने वाला था। अल्ताफ के अरेस्ट के बाद खनानी एम्पायर डगमगा गया। US ट्रेजरी ने उन्हें ट्रांजिशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। उसके अकाउंट्स फ्रीज होने लगे, लेकिन जावेद खनानी कराची में अभी भी एक्टिव था। वो पुराने करेक्शन यूज करके बिजनेस बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर आता है नवंबर 8, 2016। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट रद्दी बन गए, जिन्हें पाकिस्तानी धड़ल्ले से छाप रहे थे। कैसे, वो मैंने आपको पिछले कहानी में डिटेल में बताया है, आप चैनल पर देख लीजिएगा। हम कहानी में आगे बढ़ते हैं।
एक्सपर्ट कहते हैं कि इस डिसीजन का सबसे बड़ा असर जो है वो खनानी नेटवर्क्स पर हुआ। उनके पास करोड़ों अरबों के फेक इंडियन करेंसी नोट्स का स्टॉक पड़ा था जो एक ही रात में बेकार हो गया। क्लाइंट्स का प्रेशर बढ़ने लगा। आईएसआई जो इन फेक नोट के जरिए ऑपरेशन चला रही थी वो भी पैनिक में थी। जावेद के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर था। और फिर नोटबंदी के ठीक 26 दिन बाद दिसंबर 4, 2016 दोपहर का वक्त अचानक सड़क पर एक जोर की आवाज आती है। लोग भागते हैं, देखते हैं कि एक शख्स बिल्डिंग के 8वीं फ्लोर से नीचे गिरा है, खून से लथपथ। वो कोई और नहीं, जावेद खनानी था, अल्ताफ खनानी का भाई। फैमिली ने तुरंत स्टेटमेंट दिया, ये एक्सीडेंट था। वो बिल्डिंग का इंस्पेक्शन कर रहे थे, पैर फिसल गया। कुछ ने कहा उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो गिर गए। लेकिन सवाल ये है, एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल जिसके पास दुनिया भर के राज है, वो अचानक बिल्डिंग से कैसे गिर जाता है? पुलिस ने शुरुआत में कहा यह सुसाइड हो सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी जावेद की बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया। फैमिली बॉडी को तुरंत ले गई और दफना दिया गया। क्यों? क्या जावेद खनानी वाकई में टूट चुका था? क्या बिजनेस कोलैप्स और अल्ताफ के जेल जाने का दुख इतना ज्यादा था, या फिर उसे साइलेंट कर दिया गया? किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती है कि अल्ताफ के अरेस्ट के बाद डर था कि जावेद भी टूट जाएगा। अगर जावेद ने मुंह खोल दिया तो आईएसआई के जनरल्स, पॉलिटिशियन और बड़े ब्यूरोक्रेट्स सब फंस जाएंगे। फेक करेंसी का सच बाहर आ जाएगा और पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा कि वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा है। तो कहीं इसलिए तो नहीं जावेद को धक्का दे दिया गया था? साइमा ट्रेड टावर की वो बिल्डिंग आज भी वहां खड़ी है, उस राज को अपने सीने में दबाए हुए। एक भाई अमेरिका के जेल में, दूसरा कराची की मिट्टी में। खनानी एम्पायर फिजिकली तौर पर बर्बाद हो गया। आज हम 2025 के अंत में हैं। खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल बंद हो गई। अल्ताफ खनानी ने 68 महीने जेल में काटे। कहा जाता है वो अब रिलीज हो चुका है, लेकिन कहाँ है इसका किसी को कुछ पता नहीं। शायद किसी नई आइडेंटिटी के साथ जी रहा है, या शायद रिटायर हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हवाला खत्म हुआ? जवाब है नहीं। आज के दौर में हवाला हाईटेक हो गया है। अब पर्ची की जगह क्रिप्टो करेंसी ने ले ली है। आज भी टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, बस तरीके बदल गए हैं। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि डिजिटल टूल्स के जरिए इनफॉर्मल नेटवर्क अभी भी एक्टिव है। खनानी एम्पायर ने दुनिया को दिखा दिया कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में कितने लूपहोल्स हैं। मूवी धुरंधर में आपने जो देखा वो इंटरटेनमेंट था, लेकिन रियलिटी उससे कई ज़्यादा डरावनी है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे जियोपॉलिटिकल एजेंसीज और पर्सनल ग्रीड मिलकर इंसानियत का सौदा कर लेते हैं। कैसे कराची की गलियों से निकला एक लड़का दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्रिमिनल बन गया। खनानी ब्रदर्स की कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है उस खून की जो उन पैसों पर लगा था। मुंबई के विक्टिम्स, ड्रग एडिक्शन के शिकार लोग और वो इकोनॉमी जो खोखली की गई। और अंत में खनानी भाइयों को क्या मिला? गुमनामी के सिवा उन्हें कुछ और नहीं मिला। एक जिंदा होकर भी लापता है और दूसरे की मौत का ही कुछ पता नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है जावेद खनानी की मौत कैसे हुई होगी? और वो नोटबंदी के बाद ही कैसे हुई उसकी मौत? अब आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप अंत तक कहानी को देखते हैं। तो अब आप कहाँ से ये कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि अंत तक जो हमारी कहानी को देखते हैं उनका नाम क्या है। बाकी धुरंधर मूवी जो आई है अभी, उसको लेकर मैंने कई कहानी सुनाई है। उसमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए जिनका क्राइम से कोई ना कोई लेना देना है, पाकिस्तान में बैठे वो गैंगस्टर जिसका भारत में भी कुछ ना कुछ रोल रहा है, किसी का दाऊद के साथ, किसी का आतंकवाद के साथ, उन सब की कहानी मैंने सुनाई है एक एक करके। वो चाहे रहमान डकैत हो, इलियास कश्मीरी हो, चौधरी असलम हो, या फिर लायारी के गैंगवार की कहानी, फेक करेंसी, डेलारू स्कैम, सबकी कहानी मैंने सुनाई है।
तो वो कहानी सब भी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, कोई और कहानी बची है जो धुरंधर से कनेक्ट होती हो, जो मैं आपको सुना सकता हूँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वो कहानी भी आगे मैं आपको लेकर आऊँगा। और आगे और आप इस चैनल पर कैसी कैसी कहानी देखना चाहते हो उसके बारे में भी लिखिए, बातचीत कीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में एक नया सेक्शन भी आया है जहाँ आप अपनी बात भी पोस्ट कर सकते हैं चैनल पर, फिर उस पर हम बातचीत करेंगे आराम से। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड सेफ। जय हिंद, जय भारत।